जिस जनरेशन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये जनरेशन किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं बन पाएगी, इसी जनरेशन ने, इसी जैन जी ने नेपाल में सरकार गिरा दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को मजबूर कर दिया है इस्तीफा देने के लिए। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट इस हद तक बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री के घर पे भी आग लगा दी गई है। पार्लियामेंट भी आग की लपटों में घिर चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पे निकालकर जूतों से मारा गया प्रोटेस्टर के द्वारा, और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ जब उनके घर पे आग लगाई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कारण है इन सब गुस्से के पीछे? क्या सोशल मीडिया बैन करने की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण है और गहरे। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इनमें से ज्यादातर लोग 20-25 साल के नौजवान थे जिन्होंने जैन जी कहा जाता है। किसी ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्टर काठमांडू के बीच मौजूद थे। एक सैंपल में बाइकर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये मार्च लगभग पूरी तरह से नॉन वायलेंस और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट इस्तेमाल करना शुरू करती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन फिर पुलिस जहां पे जो करती है उसे पूरा देश देखकर दंग रह जाता है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर पे, सीधा लाइव बुलेट। कम से कम 19 प्रोटेस्टर मारे जाते हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये कोई रबर बुलेट नहीं थी, बल्कि एक्चुअल बुलेट थी। मरने वालों की संख्या में 12 साल का बच्चा भी। और जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाही भी कोई देख के चुप नहीं रह बैठेगा। जैसे ये खबर फैलती है जनता में और लोग सड़कों पे आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टर की संख्या बढ़ी जाती है तेजी से, लेकिन तेजी से लोग सड़कों पे आ जाते हैं। सरकार कंट्रोल बनाने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्ट और बढ़ता जाता है। काठमांडू के अलावा पोखरा, कोटल, भरतपुर, तमक जैसे शहरों में प्रोटेस्ट होने लगती है। एक प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण ये भी है, सबसे ज्यादा की गई है मीडिया में, वो है सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाने जा रहा है नेपाल में। असलियत में दोस्तों ये कारण है, लेकिन इससे बड़े और कारण हैं, जैसे कि करप्शन, सरकार की डिसगवर्नेंस, बढ़ती बेरोजगारी और सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। इन सब की आगे बात करते हैं, लेकिन पहले सोशल मीडिया वाले पॉइंट पे आते हैं। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी के पास एंटिक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और लोकल ऑपरेशन स्टेज कराने को कहा गया। नेपाल की सड़कों में हेट स्पीच की और बाकी कार्रवाई को रोकने के लिए जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए थे, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की अनुमति दे दी। प्रोटेस्टर का कहना था कि सरकार ने ये इसलिए किया ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सके और जनता की आवाज दबा सके, लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया और इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हो जाते हुए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और ट्विटर जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे। Social media banned by the government extremely, it is against our freedom of speech and they want to control us just like सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपोकेट और उनके लेविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल की यंग पॉपुलेशन को बेरोजगारी को और इकोनॉमी को देखकर लगा बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 8% था। सोच कर देखो, हर 5 साल में एक नौजवान बेरोजगार था। यहाँ नई जॉब बहुत कम क्रिएट हो रही है और लोगों को जॉब ढूंढने के लिए दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। हालत इतनी खराब है कि पैसे के लिए रसिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए चलेगा। ऐसा ही सुना आपने दोस्तों। फरवरी 2024 तक नेपाल के 15,000 से ज़्यादा लोग रशियन मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके हैं। यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग
अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ मैले, त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। यहाँ इन लोगों को कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और इसी कारण से रसिया यूक्रेन वॉर में कई सारे नेपाली सिटीजन मारे जाते हैं। मौत का खतरा होने के बावजूद भी ये रसिया जाते हैं और नेपाल में इनकी जो कम्युनिटी इतनी कम है। रसिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए यूक्रेन ऑफर देता है। कुछ फाइटर का कहना है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4000 पर मंथ कमा लेते हैं। 5 लाख नेपाली से रुपये से ज़्यादा होता है। अब इन हालात में नेपाल की पॉलिटिशियन हमदर्दी दिखाते तो एम्पैथी दिखाते तो सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियन के बेटे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस आइलैंड को देखा और आवाज उठाने लगे। हैशटैग नेपोकेट ट्रेंड करने लगा। जब सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसे वीडियो से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियो में से एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपाली के डेली लाइफ में परेशानी का और पॉलिटिशियन के बच्चों के लेविश लाइफस्टाइल का। नेता के बच्चे जो डिजाइनर घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर ही हैशटैग नेपोकिड, हैशटैग नेपो बेबी ट्रेंड करने लगा था। 8 सितंबर को पोस्टर पे लिखा था पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश से बोची के बैग लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफन में लौटते हैं। ये रसिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपाली की तरफ इशारा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70% से भ्रष्ट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी वजह मार्च के महीने में नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था नेपाल में पब्लिक एफर्मेशन फेल हो चुका है और उसे वापस मोनार्की बनाना चाहते हैं। ये भी एक कमाल की चीज़ है कि लोग इतना प्रेस्टेज हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाने के लिए वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। दरअसल में बात क्या, 2008 से नेपाल का देश एक मोनार्की था, यानी कि सारी पावर जनता के किसी एक पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, एक राजा के पास थी। ये आखिरी राजा के ज्ञानेंद्र, इनको सत्ता से हटाने के लिए 2 बड़े मूवमेंट थे। एक तो 2006 का लोकतंत्र आंदोलन और दूसरा था बहुत सालों से विसर्जन। 28 मई 2000 को मोनार्की पॉलिसी को कबूल किया जाता है और नेपाल एक फेनोमेनल डेमोक्रेसी बन जाता है। Believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं। 17 सालों की डेमोक्रेसी में 13 बार की नेपाल की सरकार बदल चुकी। कभी केपी शर्मा प्रधानमंत्री बनती है तो कभी पुष्प कमल दास तो कभी शेर बहादुर देविया। इन 2-4 पॉलिटिशियन के बीच में पावर रोटेट करते रहते हैं, गठबंधन बनते हैं और कुछ महीनों बाद टूट जाते हैं। नेपाल में 2 डोमिनेंट पॉलिटिक्स है, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कॉन्वेंस। नेपाली कांग्रेस की 2 मेजर पार्टी है, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस। मेजर पार्टी 2 है इनकी नेपाल की, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट इंस्टीट्यूट और कांग्रेस पार्टी माओवादी सेंटर्स। यही पार्टी आपस में छोटी पार्टी के साथ अलायंस करके सरकार बदलते रहते, लेकिन इन तीनों पार्टी के हेड करप्शन का आरोप लगा। नेपाली कांग्रेस के हेड पीएल शेरबहादुर ने एयरक्राफ्ट के परचेस में इलीगल कमीशन लेने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी आरजू और राणा देविया, जो अभी नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर है, उन पर नेपाली सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए भूटानी स्टेपल्स का दिखाने का आरोप लगा। ऐसा रेपिसीज के द्वारा अमेरिका भेजा जा सकता है। सीबीआई के हेड 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने पुष्प कमल दयाल पर वहीं से गोरेला फाइट को पैसों को डाइवर्ट को अरबों रुपये खुद लेने का आरोप लगा। और सीपीएन यूएस के हेड करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा होने पर भी ये करप्शन के चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टीएस से स्टेट को कमिश्नर को कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह से 3 और प्राइम मिनिस्टर पे सरकारी जमीन प्राइवेट को देने का आरोप है। अब दिक्कत ये है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन को के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस करप्ट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इमेजिन करो इस इनक्वालिटी कॉर्पोरेशन करप्शन को नेपोटिज्म के खिलाफ अचानक से सरकार सोशल मीडिया पे भी बैन लगा दे। अगर लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी, गुस्सा था, वो टिपर पॉइंट पे पहुंच चुका था। इस बैन के बाद तो वो गुस्सा पूरी तरह से एक्सपोर्ट कर गया।
असल में बात क्या है कि सोशल मीडिया पे बैन लगाने के नेपाल के गवर्नमेंट जो थोड़े बहुत जरिए बचे थे वो भी खतरे में आ गए। नेपाल की इकोनॉमी टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो आज में से सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट है। इस बैन ने टूरिज्म को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिली भी बैंक ऑनलाइन मैसेज का इस्तेमाल करती थी विदेश में काम करने वाले अपनी फैमिली मेम्बर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। ये एस्टिमेट के कारण जो के 70 लाख से ज़्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीज़ों ने दोस्तों इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा फ्यूल कर दिया। फिर जब लोग फ्यूजफुली सड़कों पर उसके प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कोई अथॉरिटी सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती है, पुलिस को उतारो और लोगों पे गोलियां चलवा दो। सरकार अपने बैन को डिफेंड करने की वही नेशनलिस्ट का पुराना आर्गुमेंट सहारा लेती है, जो अक्सर सरकारें अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म को जब दबाने के लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि वायलेंस के खिलाफ कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार के प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया ऐप पे बैन हटा दिया, लेकिन इसके बाद प्रोटेस्ट शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पे भी आग लगा दी जाती, यहाँ तक कि ऑपोजिशन लीडर पे भी आग लगा दी जाती। आर्मी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके मंत्री अफसरों को वैक्यूएट करना पड़ा। फाइनली 9 सितंबर को 2 बजे प्रधानमंत्री के शर्मा को भी इस्तीफा दे दी थी। अभी की सिचुएशन ये है कि दोस्तों हम जिस तरह वीडियो बना रहे हैं, प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ है। सिस्टम के रिपोर्ट की मांग की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ को अरेस्ट किया है मांग करने के लिए। नेपाल का देश एक लाइव एग्जाम्पल है क्या होता है जब जनता की आवाज़ को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जब करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी को असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया की सभी सर्कुलेशन है कि कभी भी जनता को इतना मत इग्नोर करो कि हालात इस तरह बिगड़ जाए। अगर बात यहाँ पे ये भी है दोस्तों, अगर इस तरह हालात बिगड़ जाते हैं तो देश में कॉम्पिटिशन लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेसी आपस में वो भी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सही रास्ता नहीं होगा। जो भी सोल्यूशन निकलता है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल के देश के लिए एक पीसफुल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकल पाए।